नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केस डायरी में। आज एक नया जजमेंट आप सभी के सामने मैं लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया हूं, जो कि प्योरली बेस्ड है सुसाइड पर, आत्महत्या। ये पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा कि आत्महत्या का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है न्याय के दृष्टिकोण से। इस पूरे वीडियो के दौरान आप ये जान पाएंगे कि क्या आप किसी का वीडियो बनाते हैं कि मैं इसके नाम से आत्महत्या कर लूं तो वो आदमी को सजा होगी या नहीं होगी। इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता चलेगा कि अगर आपको आत्महत्या के आरोप में फंसाया गया है तो आपको क्या क्या सावधानी और क्या क्या तथ्य कोर्ट के सामने रखने चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है तो भी आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। यदि आपका कोई दोस्त आत्महत्या के झूठे मुकदमे पर फंसाया गया है तो भी यह वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। मिला जुलाकर यह वीडियो उन सभी के लिए है, उन सभी आम नागरिक, उन सभी जो भी इस वक्त हमारे इस वीडियो को सुन रहे होंगे। आज आपको आत्महत्या और आत्महत्या को उकसाना क्या कहते हैं, उसके लिए कौन से लॉज बने हैं, क्या कानून है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस खूबसूरती के साथ इसे एक्सप्लेन किया गया है पटेल बाबू भाई मनोहर दास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, यह जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट आत्महत्या। यह केस है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट समरी में 2025 INSC 322 में। केस का नाम है दोस्तों पटेल बाबू भाई मनोहर दास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये क्रिमिनल अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नंबर है 1388 ऑफ 2014। डेट था जो जजमेंट का वो 5 मार्च, इसी महीने की डेट है 2025। ये वीडियो में आज 31 मार्च 2025 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों केस का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, वो घटना हुई 25 अप्रैल 2009 को। घटना का लोकेशन था मेहसाना गुजरात। और इस घटना में विक्टिम थे जिन्होंने सुसाइड किया वो थे दशरथ भाई कृष्णा भाई परमार, और जिन पर आरोप लगा वो थे पटेल बाबू भाई मनोहर दास एंड अदर्स। चार्जेस जो फ्रेम किए गए वो थे सेक्शन 306 और सेक्शन 114 ऑफ IPC, जिसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी कहते हैं। दोस्तों आपको मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं केस का, क्या हुआ था उस केस में। दशरथ भाई परमार जो कि एक पोस्टल वर्कर थे गुजरात में, बड़े ही हार्ड वर्किंग मैन थे। वो एक लविंग फैमिली में रहते थे। हाउएवर हिज लाइफ took a tragic turn when he was accused of misappropriating office fund, struggling with pressure, and he took his own life, leaving behind a mysterious note. तो बड़े ही एक खुशहाल परिवार में रहते थे, बड़ा ही उनका अच्छा व्यक्तित्व था, लेकिन उनका जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर वो ऑफिस के फंड को मिसयूज करने लग जाते हैं। काफ़ी संघर्ष, काफ़ी प्रेशर वो लेते हैं अपने जीवन में, और अंतोगत्वा वो अपने जीवन की कहानी पर पूर्ण विराम लगा देते हैं स्वयं के माध्यम से। और एक मिस्टीरियस नोट वो छोड़ जाते हैं। क्या था वो मिस्टीरियस नोट, आगे वो वीडियो में आपको पता चलेगा। जिस मिस्टीरियस नोट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही खूबसूरती से, जिसे हम सुसाइड नोट कहते हैं, हमें लगता है ना लिख देंगे और मर जाएंगे, लिखने से कोई फंस जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, इस केस का जो मुद्दा बना, हिज वाइफ जयबालाबेन alleged that he was being blackmailed by a woman named Geetaben and her family. She claimed they trapped him in a scandal, forcing him to steal money and valuable to pay them. मतलब उनकी जो पत्नी थी जिन्होंने सुसाइड किया, उनकी वाइफ का ये क्लेम था कि एक महिला है जो उनके ऑफिस में
काम करती हैं, जिनका नाम गीता बेन है, उनके द्वारा मेरे पति को फंसाया गया, जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड किया, जिसके वजह से उन्होंने पैसे ऑफिस के चुराए, घर के गहने चुराए, और इन सब चक्करों में फंस के उन्होंने आत्महत्या कर ली। वॉज दिस अ केस ऑफ अबेटमेंट सुसाइड? क्या यह केस अबेटमेंट सुसाइड का बनता है और समथिंग एल्स? आगे पता करें। कन्विक्शन बाय सेशन कोर्ट, इसमें क्या होता है दोस्तों? द 4 appellant are accused number 1 to 4. They were convicted by the Court of Additional Session Judge Mehsana, void the judgment and order dated 12 May 2011 and special atrocity case number 53/2009 under section 306 and 114 of Indian Penal Code. दोस्तों, उनको 5 सालों की कारावास विद फाइन ऑफ 10,000 ईच, ये चारों के ऊपर 10,000 प्रति व्यक्ति जुर्माना के साथ 5 साल की सजा सुना दी जाती है। किस केस में? उन्होंने जो आत्महत्या की थी उसके खिलाफ सेशन कोर्ट ने क्या किया? कन्विक्शन दे दिया। अब क्या होता है? ये बेचारे जो चारों लोग थे, ये चले गए कहां? हाई कोर्ट, इसके विरोध में। Aggrieved by aforesaid conviction and sentence, appellant preferred criminal appeal number 626 of 2011 before the High Court, State of Gujarat. Also filed a criminal appeal 796 of 2011 for enhancement of sentence. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? ये तो गए ही चारों, सेशन ने जो उनको सजा दी कि भाई 5 साल का सजा आपको भुगतना पड़ेगा अब, लेकिन उसके साथ साथ जो गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात था, उसने भी हाई कोर्ट में एक अपील कर डाली कि यार इनका जो 5 साल सजा है वो कम है, इसको और बढ़ाया जाए। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने कॉमन जजमेंट दिया। कौन से तारीख को? 17 दिसंबर 2013 में। द हाई कोर्ट डिसमिस द अपील ऑफ द अपीलियंट, मतलब क्या किया? हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया जो अपीलियंट की अपील थी उसको, एंड affirmed the conviction and sentence imposed on the appellant by the learned additional session judge. जो सेशन जज, निचली अदालत का जो फैसला था उसे बरकरार रखा, और जो स्टेट ने डाली थी अर्जी सजा बढ़ाने की, उसे भी खारिज कर दिया गया। तो मोटा मोटा क्या हुआ? जो उनको 5 साल का कारावास था वो भुगतना पड़ता अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। दोस्तों, आगे पता चलेगा। और जो स्टेट ऑफ गुजरात की अपील थी उसे भी खारिज कर दी गई। अब अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट। अब देखिए, ये लड़ाई यहां तक रुकी नहीं। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, अब मामला पहुंचा प्रभु के पास। प्रभु के पास मतलब सर्वोच्च न्यायालय। इट इज अगेंस्ट द अफेयरसेड जजमेंट एंड ऑर्डर जो 17 दिसंबर 2013 को आया था, पास्ड बाय द हाई कोर्ट. The appellants preferred the related SLP, Special Petition, Criminal Appeal number 2809/2014. However, state did not challenge before this court dismissal of its appeal by the High Court. इस बार क्या हुआ? पिछली बार स्टेट ऑफ गुजरात गया था हाई कोर्ट में, लेकिन इस बार जब सुप्रीम कोर्ट में इन चारों ने अपनी अपील अर्जी लगाई, इस बार स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट ऑफ गुजरात ने कोई अपील ऐसी नहीं की सुप्रीम कोर्ट में कि इनके अर्जी को डिसमिस कर दीजिए। अब आगे देखते हैं। तो टाइमलाइन क्या हुआ? टाइमलाइन ऑफ बेल ऑर्डर समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने सबको जमानत दे दी, चारों को। 7/4/2014 को कोर्ट इशूड अ नोटिस ऑन द स्पेशल पिटिशन ऑन बेल प्रेयर, मतलब प्रेयर 7/4 को बेल प्रेयर पे नोटिस इशू होती है। 4/7 मतलब 4 जुलाई को लीव ग्रांट कर दिया जाता है। 17/10 को चौथे नंबर के जो अपराधी थे, आरोपी थे, उनको बेल मिल जाती है। 11/5/2015 में, 1 साल बाद, जो 1 नंबर पे आरोपी थे उनको बेल मिल जाती है। फिर बाद में 14/9 को 2 और 3 को भी जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है। अब जमानत कैसे दी गई, किस बेस पर दी गई, और इस केस की पूरी कहानी क्या थी, ये हम आगे समझते हैं। प्रोसिक्यूशन केस समरी समझिए। इंसिडेंट ओवरव्यू, डेट एंड टाइम 25/4/2009 को इंसिडेंट होता है 8 बजे सुबह। लोकेशन क्या था? अमीपुरा वाटर पार्क डिस्पेंसरी, मेहसाना।
यहाँ से ये केस उत्पन्न होता है एक डिस्पेंसरी में। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ लेते हैं दोस्तों, सीक्वेंस क्या क्या हुआ इसमें। सीक्वेंस में जो ये जयबाला बहन थी, जो अपने विक्टिम की वाइफ and her daughter Priyanka were at the dispensary where she worked at 1 p.m. Neighbor Jayanti Bai Kalidas informed her that her mother-in-law was ill. मतलब जहाँ पर उनकी बेटी प्रियंका काम करती थी डिस्पेंसरी में और जयबाला बहन दोनों काम क्या करती थी, उनके एक पड़ोसी थे जयंती बाई, उन्होंने उनको इन्फॉर्म दी कि आप घर पे चलिए, आपकी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। She rushed home and found a crowd gathered. Her husband, Dasharath Bhai, Krishna Bhai, was laying unresponsive on a cot with his younger and elder brothers nearby. वो घर पे पहुंचती हैं जयबाला बहन, देखती हैं अपने पति को, जो कि जिनके पति को एक भीड़ ने घेरा हुआ है और खटिए पर वो बेसुध अनरिस्पॉन्सिव पड़े हुए हैं, और बगल में उनके छोटे भाई और बड़े भाई खड़े हैं। Witness informed her that he had consumed poison and a foul smell confirmed it. जो विटनेस थे, जो जिन्होंने देखा था, उन्होंने बताया जयबाला बहन को कि आपके पति ने जहर पी लिया है और जो उनके मुंह से दुर्गंध आ रही है उससे यह हम पता लगा सकते हैं। He was taken to the village dispensary and declared dead. गांव के किसी अस्पताल में वो लोग वहां पर लेकर जाते हैं जहां पर उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद द पुलिस कंप्लीटेड फॉर्मेलिटीज एंड द बॉडीज वाज सेंट फॉर अ पोस्टमार्टम एट महसाना सिविल हॉस्पिटल बिफोर बीइंग हैंडेड ओवर टू द फैमिली। उसके बाद पुलिस अपने फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करती है, पंचनामा वगैरह करती है। उसके बाद उनके मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए महसाना सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब आता है, ये तो केस का पूरा बैकग्राउंड जो आप समझे अभी। अब डिफेंस का आर्ग्यूमेंट देखिए दोस्तों। डिफेंस आर्ग्यूमेंट क्या करता है, डिफेंस मतलब कौन, सुप्रीम कोर्ट में भी डिफेंस कौन कर रहा है केस के खिलाफ, हाई कोर्ट के डिफेंस कर रहे हैं जो चारों जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि यार दशरथ भाई ने इनके वजह से आत्महत्या की। अब उनके वकील क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जज साहब ये लैक ऑफ एविडेंस है, नो मटेरियल प्रूफ, कोई वीडियो कैसेट या ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ्स ऐसे नहीं मिले हैं। देखिए उनके पत्नी का जो आरोप था ना कि जो गीता बहन थी वो उनके पति के ऑफिस में काम करती थी और उसने कुछ अनैतिक संबंध उनके पति से बनाए, जिसका वीडियोग्राफी बनाया उन्होंने, जिसका फोटो बनाया, और फिर बाद में वो दशरथ भाई कृष्णा भाई परमार को ब्लैकमेल किया करती थी इस वीडियो और फोटो को दिखा कर कि मैं इसे पब्लिश कर दूंगी और आपका सब नाम खराब हो जाएगा। उस चक्कर में दशरथ भाई क्या करते थे, पैसे दिया करते थे, नहीं थे तो ऑफिस से चुरा के दिया करते थे, बाद में पत्नी के जेवर चुरा कर दे दिए, बाद में वो नहीं दे पाए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली डर के नाते कि उनकी नाम बदनाम हो जाएगा जो वीडियो फोटोग्राफ्स बनाए हुए हैं। मगर डिफेंस उनके लॉयर थे गीता बहन के और उनके परिवारजनों के, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वीडियो और कोई ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ्स बोर्ड पर नहीं आया है या पुलिस को नहीं मिला है। सपोर्ट द ब्लैकमेलिंग क्लेम, नो इंटेंट टू इंस्टिगेट और अबेट द सुसाइड इज एविडेंट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन विटनेस। कोई ऐसा विटनेस अभी तक प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं किया जिससे ये पता चले कि गीता बहन के परिवार ने उकसाया है दशरथ भाई को सुसाइड करने के लिए, विक्टिम को सुसाइड करने के लिए। Absence of the accused, appellant were not present at the scene of the death. जब वो मृतक आत्महत्या कर रहे थे उस वक्त कोई भी वहां पर उपलब्ध नहीं था उनके परिवार का, किसी ने देखा नहीं कब जहर पिया उन्होंने, कब पॉइजन कंज्यूम किया और कब वो उनकी मृत्यु हुई। नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन देयर एक्शंस एंड द सुसाइड, और उन्होंने जो एक्शंस किया और जो वो कहानी बता रहे हैं उससे कोई भी लिंक स्थापित नहीं होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि आर्गुमेंट बाय द डिफेंस, और डिफेंस ने क्या क्या बोला उसमें। डाउटफुल सुसाइड नोट, मतलब जो सुसाइड नोट लिखा था, अब देखिए आत्महत्या करने के बाद अब वो तो बताएंगे नहीं सुसाइड नोट कहां पे है, तो द नोट वाज प्रोड्यूस्ड 20 days आफ्टर द डेथ मेकिंग इट अनरिलायबल। जो
मृतक थे, सुसाइड करने के बाद 20 दिन के बाद लगभग वो नोट उनको मिलता है, सुसाइड नोट के विटनेस कॉन्ट्रडिक्शन PW7, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 जयंती भाई परमार, उनके बड़े भाई एल्डर ब्रदर ऑफ द डिसीज डिड नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन केस, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया। जो उस वक्त जब वो उनकी पहले दिन जब उनकी डेथ हुई थी, खटिया के बगल में खड़े थे, उनका बड़ा भाई ने केस में किसी तरीके का सपोर्ट उन्होंने नहीं दिया। एक यहाँ पे लूपहोल्स है। मिसिंग फाइनेंशियल एविडेंस, नो रिकवरी ऑफ मनी एंड ऑर्नामेंट्स अलेजली गिवन बाय द डिसीज ऑफ द एक्यूज। अब जो क्लेम जयबालाबेन कर रही हैं उनकी पत्नी कि ये गहने और पैसे दिया करते थे गीताबेन को, वो क्लेम में ना पैसा मिला पुलिस को, ना कोई गहने मिले, किसके पास से? गीताबेन के पास से। अब दूसरा क्या है डिफेंस का आर्ग्यूमेंट कि अल्टरनेटिव कॉज फॉर सुसाइड, द डिसीज वाज अंडर डिस्क्रिप्लिनरी प्रोसीडिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एंड वाज सस्पेंडेड व्हिच कुड हैव लेड टू हिज सुसाइड। एक डाउट क्रिएट किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माइंड में कि हो सकता है कि जो विक्टिम है जिन्होंने सुसाइड किया है वो अपने ऑफिस के मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स के पैसों के गलत इस्तेमाल के वजह से उनको 2 साल तक सस्पेंड किया गया था, तो हो सकता है कि उस प्रेशर में उन्होंने सुसाइड कर लिया हो क्योंकि उनका रोजगार चला गया था। अब सुसाइड नोट दोस्तों, इस पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया है। सुसाइड नोट, बहुत लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करने के पहले मैं सुसाइड नोट लिख दूंगा, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद वो सामने वाला व्यक्ति फंस जाएगा। या इसका एक दूसरा जो पहलू है कि ये सुसाइड नोट लिखेंगे और मेरे नाम से क्या पता वो सुसाइड नोट लिख के मर जाए और मैं फंस जाऊं। तो दोनों लोगों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सुसाइड नोट पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुसाइड नोट plays a crucial role in establishing the guilt of the accused। सुसाइड नोट जो होता है दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है आत्महत्या के केस में। Learned counsel for the prosecution submits the death of दशरथ भाई कृष्णा भाई परमार had taken place due to consumption of poison। This has been proved by the postmortem report। उनके वकील ने बताया कि जो ये मृत्यु हुई है पॉइजन की वजह से हुई है। इसे कंफर्मेशन कहां से आता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलता है। अ सुसाइड नोट एग्जिबिट नंबर 33 वाज फाउंड रिटन इन द डिसीज ऑन हैंडराइटिंग। मतलब ये कौन बता रहा है? जयबालाबेन के वकील, मतलब जिनके पति ने सुसाइड किया, वो कोर्ट के सामने अपनी ये भूमिका रख रहे हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वेरीफाइड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द नोट। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने भी इसको वेरीफाइड किया है, जिसका सर्टिफिकेट उन्होंने एग्जिबिट में लगाया हुआ है। द सुसाइड नोट एग्जिबिट 33 वी हैव ऑलरेडी नोटेड द डिलेड एंड कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द सुसाइड नोट सरफेस्ड व्हिच मेक्स हाईली सस्पेक्टेड। अभी कोर्ट क्या बोल रहा है कि जो सुसाइड नोट वकील साहब आप बता रहे हैं कि ऑथेंटिसेट करके लगाया हुआ है, वो 20 दिन बाद मिला है, तुरंत नहीं मिला है। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, आफ्टर 20 डेज। और एक सरकमस्टेंस, मतलब एक कंट्रोवर्शियल सरकमस्टेंसेस के रूप में मिला है, तो जो कि थोड़ा सा डाउटफुल है। द सुसाइड नोट वाज सेंट टू द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन। द डिप्टी चीफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ऑफ FSL, जो कि FSL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गांधीनगर, ओपेंड दैट द हैंडराइटिंग वाज ऑफ द डिसीज। अच्छा, इसे कंफर्म किया उन्होंने कि यार ये हैंडराइटिंग डिसीज की ही है। अब देखिए खेल कैसे बदलता है यहाँ पर। उन्होंने इस बात को माना कि ये हैंडराइटिंग है भाई डिसीज की, सर्टिफिकेट भी दे दिया कि हाँ इसी ने लिखा था। किसने? दशरथ भाई कृष्णा भाई परमार ने। द प्रोसिक्यूशन डिड नॉट एग्जामिन द डिप्टी चीफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एज एन एक्सपर्ट विटनेस। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी गलती की वजह से केस कैसे पलटा है। प्रोसिक्यूशन ने लगाया सर्टिफिकेट बराबर है, लेकिन डिप्टी चीफ को विटनेस बॉक्स में नहीं बुलाया और उसे एग्जामिन, उसके साथ क्रॉस नहीं किया गया, उससे पूछताछ नहीं की गई एज ए एक्सपर्ट विटनेस। वो बहुत, देखिए दोस्तों, कुछ भी आप अगर एज ए लॉयर अगर आप मुझे सुन रहे हैं, या अगर आप एज एक दर्शक सुन रहे हैं, तो बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज आप लगाते हैं तो उसको विटनेस बॉक्स में बुलाकर उसका क्रॉस देना बड़ा जरूरी होता है, जो कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस में नहीं किया था।
ये सबसे बड़ा लूपहोल साबित हुआ है इस पूरे सुसाइड के केस का। द रिकॉर्ड ऑल्सो डू नॉट इंडिकेट दैट द एक्यूज हैड एडमिटिंग The record also do not indicate that the accused had admitted genuineness of the report of the handwriting expert. और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि ये जो इसकी जो जेन्युइननेस है एक्सपर्ट की, वो ऐसा बहुत कंफर्म होके बोल रहे हैं कि नहीं दशरथ भाई की हैंड राइटिंग है। ठीक है, हो सकती है, इट मे बी, मगर उसको प्रोसिक्यूशन को विटनेस बॉक्स में बुलाकर जरूर एग्जामिन करना चाहिए था एक्सपर्ट विटनेस को। Finally, if you take the suicide note as correct and genuine, अब देख कोर्ट है, प्रभु है, भगवान है, वो कितना बढ़िया बोल रहे हैं कि अगर चलो ठीक है मान भी लें कि सुसाइड नोट करेक्ट और जेन्युइन है, we do not find any act of incitement on the part of the appellants proximate to the date on which the deceased committed suicide। अब क्या सर बोल रहे हैं कि उसके बावजूद हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि जिस दिन दशरथ भाई कृष्णाबाई परमार ने आत्महत्या की उसी दिन ऐसा कुछ घटना या ऐसा कुछ आत्महत्या को उकसाने वाला कार्य किया गया हो गीता बहन की तरफ से या गीता बहन के परिवार की तरफ से। नो एक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द appellant approximate to the time of suicide which was such a nature that deceased was left with no alternative option but to the commit suicide। जिन्हें का अभी देखो ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, जिन्हें लगता है ना कि वो आत्महत्या कर लेंगे तो सामने वाला फंस जाएगा, कोर्ट ये भी देखता है दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं किया सामने वाले ने जहां पर आपको मृत्यु चुनने के अलावा, मौत को गले लगाने के अलावा कोई विकल्प और मौजूद ही नहीं है। उस परिस्थिति में आत्महत्या को कोर्ट मान भी सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उस दौरान कि दशरथ भाई कृष्णाबाई परमार के पास बस एक ही विकल्प बचा था। वो न्यायालय के पास जा सकते थे, पुलिस के पास जा सकते थे, और भी रास्ते वो चुन सकते थे। उनके पास ऐसा कुछ रीजन नहीं था कि भी सब आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो कोर्ट ये बहुत ध्यान से देखता है। तो जिन्हें लगता है मैं आत्महत्या कर लूंगा, इनका नाम लेकर वो फंस जाएगा, आप ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खाली आप अपने पीछे अपने परिवार को छोड़ जाएंगे बेसहारा, और कुछ नहीं होने वाला है, किसी का कुछ भी नहीं होने वाला है, सब अपना जीवन जी लेंगे अच्छे से। इन सच सर्कमस्टेंसेस इट कैन नॉट बी सेड दैट एनी ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड इज मेड आउट अगेंस्ट द अपीलिएंट। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट कहता है कि हम ऐसा नहीं मान सकते कि अपीलिएंट कौन, गीता बहन की फैमिली ने उकसाया है उन्हें सुसाइड करने के लिए। अब दोस्तों अंडरस्टैंडिंग द अबेटमेंट, अभी जो उकसाना मैं बार बार कह रहा हूं उसे अंग्रेजी में अबेटमेंट कहते हैं। अबेटमेंट क्या होता है, उकसाना किसे कहते हैं, थोड़ा उस पर हम थोड़ा सा अपना ध्यान देते हैं। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस इन इंडिया अंडर सेक्शन 309 IPC says that whoever attempt to commit suicide and does any act towards such act shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extended to 1 year or with fine or both। तो जो ये 309 सेक्शन है जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के सेक्शंस है, उसमें क्या लिखा है, अगर किसी ने भी किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया तो उसे 1 साल की सजा या जुर्माना दोनों भरा जा सकता है। और दोस्तों अब ये IPC के सेक्शन से डिलीट हो चुका है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अब नए कानून के BNS में नहीं है। दोस्तों ये भी याद रखना है, ये भी आपको लोगों को बताना है, भैया आत्महत्या मत करो। अब आत्महत्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड गायब हो चुका है, नहीं है अब। दोस्तों क्या है, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस ऑब्वियसली सच अ पर्सन वुड बी बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ। अभी जो कमिट करने जा रहा है सुसाइड, आत्महत्या कर लिया, उसके बाद एक होता है ना कि अपने आत्महत्या का प्रयास करना भी पहले अपराध माना जाता था, जिसे अब हटा दिया गया। अब अपराध ऐसा अपराध है ये कि अपराध करने के बाद अपराधी कानून के हाथ से इतने दूर चला जाएगा कि आएगा ही नहीं कभी। अपराध अगर पूरा हो गया उसका तो क्या मतलब है। Therefore, quashing
of penalizing him would not arise, but whoever abets to the commission of such suicide would be the penalized under 306। चलो ठीक है, अब जो आत्महत्या करना था कर लिया बेचारे, वो चले गए, लेकिन जिसने उकसाया उसके लिए बना दिया गया था क्या, 306 आईपीसी का सेक्शन, उसे सजा देनी चाहिए अपने को। पनिशमेंट प्रिस्क्राइब अंडर 306 आईपीसी इज इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। 10 साल की सजा अधिकतम दी जाएगी और उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। किसे, जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। अब सेक्शन 306 क्या कहता है आईपीसी का दोस्तों, इफ एनी पर्सन अबेट्स द कमीशन ऑफ सुसाइड ऑफ अनदर दे शैल बी पनिश्ड with imprisonment of term which may extended to 10 years and shall also be line। if any person abet, कोई भी व्यक्ति जो उकसाता है किस बात के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, उसे 10 साल की सजा और जुर्माना। दिस सेक्शन ऑफ आईपीसी इज नाउ डेजिग्नेटेड एज सेक्शन 108। अभी 306 को 108 बना दिया गया है। 108 राम जी का नाम लेते हैं ना हम लोग, 108 बार नाम लेना चाहिए, माले में जपना चाहिए, तो सेक्शन 108 आत्महत्या मोक्ष का धाम, वो बना दिया गया बीएनएस में विद नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है। द क्रूशियल वर्ड इन सेक्शन 306 इज अबेट्स। अबेटमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी। जो अबेटमेंट है ये क्या होता है, इसे आईपीसी के ही सेक्शन 107 में बता दिया गया था। तो एज पर सेक्शन 107 आईपीसी क्या बोलता है, अ पर्सन वुड बी अबेटिंग द डूइंग ऑफ अ थिंग इफ ही इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग्स और इट he encouraged with one or more person in any conspiracy for doing that things, or if he intentionally acts by any act or illegal omissions doing to that things। दोस्तों मतलब क्या है, अब देखिए कैसा है, 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। अबेटमेंट का डिफिनेशन कहाँ मिलेगा आपको, 107 आईपीसी में। 17 आईपीसी क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति अबेटिंग ऑफ डूइंग द थिंग्स, उसको उकसा रहा है वो चीज करने के लिए, या इंस्टिगेट कर रहा है, या इनकरेज कर रहा है, या एक व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्ति मिलकर इनकरेज कर रहे हैं, या एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई साजिश या षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले या वो चीज वो कर ले, या कोई एक व्यक्ति या ज्यादा व्यक्ति मिलकर दिमाग नीयत उनकी ऐसी है कुछ ऐसा कार्य इलीगल चीज किया जाए जिससे वो व्यक्ति उस चीज को कर जाए, इसे कहते हैं उकसाना, अबेटमेंट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देयर आर 2 एक्सप्लेनेशन, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दी गई है 107 में। एज पर एक्सप्लेनेशन 1, इवन इफ अ पर्सन बाय अ वे ऑफ विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही इज otherwise bound to disclose voluntarily cause or prosecute attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate or doing that things। मतलब चाहे वो किसी भी तरीके से या खुद की इच्छा से या किसी बहकावे में आकर या खुद की सहमति से किसी भी चीज को वॉलंटरली उस चीज को मान लिया किसी भी चीज को, तो उसे भी इंस्टिगेट बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ चलो सर मैंने बोला था मगर इसने खुद स्वीकार किया मैं ऐसा करूंगा, इसने उसका विरोध नहीं किया, नहीं, फिर भी वो माना जाएगा कि आपने उकसाया है। 2 क्या बोलता है, क्लेरिफाइज दैट whoever does anything in order to facilitate the commissions of an act। कोई भी व्यक्ति जैसे कोई बोले कि यार देखो मुझे फांसी लगाने में बड़ा मजा आता है, तुम भी लगा के देखो, तो वो भी चीज को अबेटमेंट के अंदर माना जाएगा। इधर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट इज सेड टू एड ऑफ डूइंग थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैंने आज बोला फांसी लगाने में बड़ा मजा आता है, आपने बोला ठीक है मैं आज नहीं ट्राई करता हूँ 2 साल बाद ट्राई करता हूँ, लेकिन 2 साल बाद ट्राई करोगे फिर भी मेरा इनाम लिया जाएगा कि यार इसी बंदे ने बताया था कि यार ये ऐसे लगाते हैं, उसे भी आपको अबेटमेंट की श्रेणी में लिया जाएगा। ये 2 बोलता है दोस्तों। फिर क्या हुआ, सेक्शन 114 आईपीसी, जो देखिए दोस्तों 306 और आईपीसी के 114 के सेक्शन में ही उनको सजा मिली थी मेसाना कोर्ट से। 114 जानना जरूरी है क्या होता है। 114 इज एन एक्सप्लेनेशन और क्लेरिफिकेशन ऑफ सेक्शन 107। अब देखिए मतलब आईपीसी भी एक दरिया है, जितना अंदर डूबेंगे ना उतना ही सेक्शन मिलेगा। अब क्या हुआ, अबेटमेंट 306 का अबेटमेंट किसने समझाया हमको, कहाँ समझाया, 107 में। अब 107 को और अच्छे से जानने के लिए आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, 114। अब सेक्शन 114 आईपीसी का क्या कहता है दोस्तों, wherever any person is absent but was present when the act or offense
for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed. मतलब क्या है दोस्तों, whenever any person, कोई भी पर्सन इज एब्सेंट वॉट बट वॉज प्रेजेंट, उस वक्त तो एब्सेंट था जब वो एक्ट किया गया, बट वो प्रेजेंट था कब, द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच वुड बी पनिशेबल, जब उस एक्ट को किया गया हो, मतलब जब उसने उकसाया हो, जब उसने उस चीज को बोला हो कि करना चाहिए। लेकिन जब कोई आत्महत्या करेगा, जाहिर सी बात है बंद कमरे में करेगा, लेकिन कोई तो होगा ना जिसने उसे उकसाया होगा उस एक्ट को करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि उस वक्त तो प्रेजेंट होना चाहिए, उस वक्त जब वो एक्ट कर रहा है। He shall be deemed to be have committed such an act or an offense and would be liable to be punishment as an abater. उसे वो मान लिया जाएगा कि इसने ही उस व्यक्ति को उकसाया। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है मैं उत्तर प्रदेश में रहकर किसी व्यक्ति महाराष्ट्र में वो चीज क्राइम हो रही है, मैं हूं यूपी में, मैं वहां प्रेजेंट नहीं हूं, मगर वो क्राइम हुई, घटना हुई महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा सर मेरा लोकेशन चेक कर लो, मैं तो यूपी में था, या मैं तमिलनाडु में था, मैं तो था ही नहीं वहां, मैं गुजरात में था, मैं तो था ही नहीं उधर, वो तो सुसाइड उसने वहां किया। नहीं, फिर भी आपको माना जाएगा, आप वो एक्ट हुआ, आपने अबेट करवाया, इसलिए वो एक्ट हुआ। बड़ा ही खूबसूरत है ये पहलू। अब 114 कैसे एकदम से 107 आपने सुना होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा क्या बता रहा हूं मैं। 114 एकदम क्लियर कर दिया, अबेटर माना जाएगा विदाउट एनी लोकेशन। आप बस आपने उकसाया, जहां से उकसा दीजिए आप। अभी देखो इसका एक सुप्रीम कोर्ट ने उसी दौरान एक रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। उसमें क्या, इस केस में बड़े खूबसूरती से इंस्टिगेशन को समझाया गया है दोस्तों, उकसाना किसे कहते हैं, और थोड़ी गहराई से। द कोर्ट हेल्ड दैट इंस्टिगेशन मीन्स द प्रोवोकिंग, अर्जिंग और इंसाइटिंग समवन टू एक्ट। सिंपल सी बात है, इंस्टिगेशन मतलब क्या, किसी को प्रोवोक करना, अर्ज करना या इंसाइटमेंट जगाना कि उस एक्ट को वो करे। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स टू बी यूज्ड। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है उकसाने के लिए आपको स्पेसिफिक वर्ड का यूज होना चाहिए। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, रादर अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट लीव्स द विक्टिम विद नो चॉइस बट टू कमिट सुसाइड। आपने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि उसके पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं सिवाय सुसाइड के, उसे कमिटमेंट करना ही है। मतलब आत्महत्या के अलावा आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, उसके लिए कोई वर्ड एक्शन मायने नहीं रखते, आपने कैसे बोला, क्या बोला, मैंने तो ये सेंटेंस यूज नहीं किया था, नहीं, आपने एक वातावरण निर्माण किया जिसके वजह से उसके पास कोई भी और दूसरा विकल्प नहीं बचा। किस बात के लिए, आत्महत्या के सिवा। कैन अमाउंट टू इंस्टिगेशन, इसे ही इंस्टिगेशन कहते हैं। हाउएवर अ सिंगल वर्ड स्पोकन इन एंगर विदाउट इंटेंट, फिर भी अगर मैं बोल दिया कि अब तू कल कहीं निकल, मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, सिंगल वर्ड मैंने बोला विदाउट इंटेंशन की, मैं चाहता नहीं, बस मैंने बोला है, इट डज नॉट क्वालिफाई एज इंस्टिगेशन। इसे नहीं मानेंगे इंस्टिगेशन कि यार एक वर्ड मैंने बोला, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो सच में थोड़ी मार दूंगा। बहुत लोग बोलते हैं ना मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्या मार डालोगे, नहीं मार डालोगे, तो वो भी ऐसा नहीं मान लिया जाएगा नहीं ये इंस्टिगेशन है। ये कौन से सेक्शन में है दोस्तों, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस को याद कर लीजिए, अगर आपका मित्र कोई अबेटमेंट के सुसाइड में फंसा हुआ, तो ये बहुत बढ़िया एक केस है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में किया। द कोर्ट सम, मतलब उन्होंने कैसे इस चीज को पूरे पहलू को सम अप किया है अबेटमेंट को, वो दिखाते हैं अब आपको। द अक्यूज रिपीटेडली इरिटेटेड और annoyed the deceased through the words, actions or intentional silence provoking a reaction. Their conduct pushed the deceased towards suicide. Additionally, the accused intended to provoke or encourage the deceased to take such a step. The presence of mens rea criminal intent is essential establishing the instigation। मतलब मिला जुला के बात यह है कि आपके सारे कोड ऑफ कंडक्ट, सारा आपका बॉडी लैंग्वेज, सारे आपके बिहेवियर इस दिशा में निर्देशित होते हैं कि अक्यूज के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय आत्महत्या के, उसे ही इंस्टिगेशन माना जाएगा। मेयर वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कोई भी विकल्प आपके पास नहीं है सिवाय आत्महत्या के। अगर एक भी विकल्प है तो सामने वाले को नहीं मान सकते कि उसने आपको उकसाया है, इंस्टिगेट किया है। अभी एक और केस है दोस्तों इसी सिलसिले में, प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र is a case where this court, after analyzing various decisions on the point, some of the legal position of following as a manner to establish abatement of suicide under section 306 read with section 107 of the IPC।
अब ये जो दो सेक्शन जिसके साथ लगे हुए हैं 306 107, उसके लिए भी ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट याद कर लीजिए, प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देयर मस्ट बी अ प्रूफ ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन बाय द अक्यूज क्लोजली लिंक्ड विद द सुसाइड। ऐसा प्रूफ होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चाहे जो भी प्रूफ रहे, लेकिन क्लोजली लिंक विद सुसाइड होना चाहिए। उसी वजह से आत्महत्या हुई है। द इंस्टिगेशन मस्ट शो क्लियर मेंस रिया, इंस्टिगेशन क्लियर इंटेंशन शो करना चाहिए कि विक्टिम के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था सिवाय आत्महत्या के। बार बार सुप्रीम कोर्ट इस पर ही फोकस कर रहा है कि आपके पास उस व्यक्ति का जिसका नाम लेकर आप वीडियो बनाकर मरने जा रहे, लटकने जा रहे हो, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। जबकि इंसान के पास विकल्पों की कमी कभी होती नहीं है। तो एविडेंस का एनालिसिस जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है हम वो देख लेते हैं कैसे किया है। एविडेंस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल ऑन अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द एविडेंस टेंडर्ड बाय द अबव प्रोसिक्यूशन विटनेस। द इंसिडेंट ऑकर्ड, कब होता है इंसिडेंट? 25 अप्रैल 2009 में, बट द कंप्लेंट वाज फाइल्ड आफ्टर 20 डेज डिले। आत्महत्या हुई कब? 25 अप्रैल को, और 14 मई को एफआईआर लॉन्च होती है। वाइल जो गवर्नमेंट डायरी एंट्री वाज मेड ऑन इंसिडेंट डेट, नो एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन टुक प्लेस इनिशियली, कोई एफआईआर नहीं ली गई, कोई शुरुआती जांच नहीं की गई, एक्सेप्ट फॉर द पोस्टमार्टम एंड इंक्वेस्ट। खाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, मतलब पोस्टमार्टम वगैरह कोई इन्वेस्टिगेशन चली नहीं। द पुलिस ओनली बिगेन रिकॉर्डिंग विटनेस स्टेटमेंट आफ्टर द कंप्लेंट वाज लॉन्च। मतलब यार पोस्टमार्टम हो गया, पुलिस ठंडा हो गई, जब कंप्लेंट लॉन्च होती है, एफआईआर लॉन्च होती है 20 दिन के बाद, तब चालू होती है एफआईआर या जो भी तहकीकात। लेकिन 20 दिन बहुत होता है किसी सबूत को मिटने में। दो द डिले इन फाइलिंग एफआईआर इज नॉट ऑलवेज डेट्रीमेंटल, मतलब कोर्ट बोलता है चलो ठीक है आपने एफआईआर डिले की, ये हमेशा चलो ठीक है मान लेते हैं। द अनएक्सप्लेन्ड 20 डे गैप इन दिस केस सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द प्रोसिक्यूशन केस। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, एफआईआर हर केस में, आपको कुछ भी हो जाए, हर केस में एफआईआर तुरंत लॉन्च होनी चाहिए। अगर आज ये घटना हुई तो आपको तुरंत पुलिस चौकी में उसकी एफआईआर दर्ज करानी है। इसका फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है अगर आप एफआईआर में डिले करते हैं। यहां यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला 20 दिन का गैप बहुत सारे सवाल खड़ा कर देता है। आगे PW11 प्रोसिक्यूशन का जो विटनेस था 11वां, हेड कांस्टेबल testified that she was on duty when the complaint was registered 14 मई 2009 को, and also when diary entry number 17/9 was made on 24 अप्रैल 2009 को, she confirmed that no suicide note was found during inquest submission। मतलब वही चक्कर है कि जब एफआईआर हुआ था उस वक्त जो स्टेटमेंट दिया था किसने, जयबाला बहन ने, तो उनको उस वक्त तो कोई भी 20 दिन के बाद एफआईआर लॉन्च हुआ, उसके बाद भी उनको कोई एफआईआर का सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। देयर आर मेजर इनकंसिस्टेंसी इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ विटनेस स्टेटमेंट PW2, जो दूसरा विटनेस था प्रोसिक्यूशन का, इनिशियली स्टेटेड दैट शी सॉ हर हस्बैंड डेड बॉडी एट अ होम अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम वर्क। मतलब वो अस्पताल से भागकर आई थी, वहां पे देखा था खटिए पर उनकी बॉडी पड़ी है। बाद में जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या बोला, शी क्लेम्ड दैट रिलेटिव हैड ऑलरेडी टेकन हिम टू द हॉस्पिटल बिफोर शी अराइव्ड। अब यहां देखो पकड़ी गई। पहले क्या बोल रही थी, जो जयबाला बहन थी जो आत्महत्या जिनके पति ने किया, मैं जब आई खटिया पे पड़े थे। जब उनको कोर्ट में पूछा गया स्टेटमेंट में, उन्होंने ये बोला, कोर्ट में बोलती है कि नहीं नहीं, जब तक मैं आई तब तक उनके घर वाले उनको हॉस्पिटल ले जा चुके थे। तब यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, केस और कमजोर हो गया। These contradiction raise serious doubts about the credibility of her testimony। मतलब जो उन्होंने दिया है उसमें डाउट है। अब अगला क्या है, PW2 stated that she learned about the suicide note from PW7 the day after the incident. However, no note was found on the deceased body when the Panchanama was conducted 25 अप्रैल 2009 को। She also admitted that PW7 kept the note until the complaint was filed, राइजिंग सीरियस डाउट अबाउट। मतलब क्या होता है यार, PW2 जो प्रोसिक्यूशन का दूसरा विटनेस था वो कहता है कोई नोट ही नहीं मिला था। अभी PW7 क्या एडमिट करता है कि जब तक एफआईआर नहीं हुई तब तक 20 दिनों तक वो नोट जेब में लेके घूम रहा था, पुलिस को नहीं दिया, एफआईआर होने के बाद दिया उसने नोट। मतलब हद है। मतलब केस देखिए यहीं से कमजोर होना चालू हो गया ना, डिले।
अब यही थोड़ी कोई जानकारी, कोई अच्छा वकील उनको समझाता कि भाई तुरंत सब करना है, तो आज उनके केस उनके फेवर में होता। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंफर्म दैट द कॉज ऑफ डेथ वाज the postmortem report confirmed that the cause of death was पॉइजन है, कोई डिक्लोरोस ऑर्गेना फास्फोरस। भाई मैं लॉयर हूँ, साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो कोई होगा ये केमिकल। एक फास्फोरस नाम का केमिकल था, नॉन थायो पॉइजन इसे कहते हैं। डॉक्टर प्रकाश लक्ष्मण दास वॉच हु कंडक्टेड द पोस्टमार्टम टेस्टिफाइड as PW1 stating that 400 cc of coffee colored foul smelling liquid was found in the small intestine identified as the poisonous substance. He confirmed that the consuming such poison could result in a death. मतलब जो पोस्टमार्टम डॉक्टर प्रकाश ने किया था, ऑर्गन फॉस्फोरस नाम का पॉइजन था, जिसका कॉफी कलर था, जिसका स्मेल बड़ा घटिया था, उनके छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में मिला, जिससे मौत हो सकती है, वो इन्होंने कंफर्म किया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मतलब जहर पिया था, ये कंफर्म हो गया। फिर क्या हुआ, नो ट्रेसेस ऑफ द पॉइजन वेयर फाउंड इन द सीन नॉर वाज और नॉर एनी बॉटल कंटेनर रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज्ड रेसिडेंस। मतलब कोई जहर के ट्रेसेस नहीं मिले बॉडी पर, ना वो पॉइजन का डिब्बा मिला जिन्होंने वो पॉइजन पिया था। ये दोनों बहुत जरूरी होता है। मतलब आत्महत्या करो तो पॉइजन का डिब्बा बगल में रख के उसको कहीं फेंको फाको मत, बाद में केस में काम आता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों, आपको लगता है आत्महत्या करना इजी होता है? देखिए आत्महत्या इन्होंने कर लिया दशरथ भाई परमार ने, बाद में आप देख रहे हैं कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आत्महत्या हमें नहीं करना चाहिए, अपने जीवन का त्याग नहीं करना चाहिए, मजबूती से हिम्मत से लड़ना चाहिए। एडिशनली द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रोवाइड एनी एविडेंस और हाउ और वेयर द डिसीज ऑब्टेन्ड द पॉइजन। मतलब प्रोसिक्यूशन पूरी तरीके से फेल रहा कि उन्होंने पॉइजन कब पिया, कहाँ से खरीदा, कहाँ से लिया, और उसका मतलब डिब्बे, उसके बॉटल है कहाँ पर, उन्हें कुछ नहीं पता। इन कुमार एंड शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, दिस कोर्ट opined that in a case of death due to consumption or administering a poison, be it homicidal or suicidal, recovery of the traces such poison was crucial। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर पॉइजन किसी ने पिया है, पॉइजन का डिब्बा या पॉइजन ट्रेसेस मिलना इज़ वेरी क्रूशियल इन द केस। नहीं मिलता है तो केस कमज़ोर हो जाता है। ये किसमें बोला गया? कुमार शिवा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। The suicide note was sent to the forensic laboratory where the deputy chief handwriting expert confirmed that the match deceased handwriting, मतलब जहाँ पर बताया है राइटिंग एक्सपर्ट ने कि नहीं ये जो मरा हुआ आत्महत्या वाला व्यक्ति है उसके ही राइटिंग से मैच करती। हाउएवर प्रोसिक्यूशन ने उसे वापस नहीं बुलाया, डिड नॉट कॉल द एक्सपर्ट एज ए विटनेस, उसको एज ए विटनेस के रूप में शामिल नहीं किया। आपने बताइए, वहीं फेल हो गया मामला। तो एंड देयर इज नो रिकॉर्ड द एक्यूज एडमिटिंग द रिपोर्ट ऑथेंटिसिटी, और कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे एक्यूज एडमिट करे कि यार इसकी रिपोर्ट ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट है। तो प्रोसिक्यूशन ने बड़ा ही इसमें गंदा काम किया, जो उनके लोग थे, पूरी तरीके से केस को, मतलब एक अच्छे से केस को बिगाड़ के रख दिया, छोटी छोटी गलतियां। इन केशव दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा क्या होता है, क्या बोलते हैं? द कोर्ट हेल्ड दैट इफ द ट्रायल कोर्ट रिलाइज ऑन द हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, द एक्सपर्ट मस्ट बी एग्जामिन्ड टू अलाउ द एक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। कोर्ट क्या बोलता है? अगर सुसाइड नोट, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर सुसाइड नोट कोई लिखकर मर रहा है और उसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बोल रहा है कि राइटिंग उसी की है, तो खाली ये बोलने भर से काम नहीं चलेगा, उसको विटनेस बॉक्स में बुलाकर क्रॉस एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी वो केस में उस ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को कोर्ट मानती है, नहीं तो नहीं मानती है। तो हमेशा याद रखिए, the case emphasized that in the absence of such examination and without the accused admitting the report authenticity, the expert's opinion cannot be unquestioningly expected as evidence। बिना इन सब चीजों के, बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के, कोर्ट ऐसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के खाली रिपोर्ट को एज एविडेंस नहीं मानेगी। सिंपल सी बात है, उस पर तर्क वितर्क होगा, उसके बाद ही हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट की रिपोर्ट को मानी जाएगी। ये केशव दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दोस्तों देखिए, एक छोटे से केस में हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, कितनी सारा इसमें खान छिपा हुआ है। दोस्तों फाइनली हम कंक्लूजन पर आ चुके हैं।
अब कोर्ट लास्ट में क्या बोलता है, इवन इफ द सुसाइड नोट इज कंसिडर्ड इज जेन्युइन। देखिए कितना प्यारा जो माननीय न्यायाधीश अभय ओका एम उज्जवल भुयान, इन्होंने बोला है कि चलो ठीक है, इसके बाद भी मान लेते हैं सुसाइड नोट जेन्युइन था। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट बाय द अपीलेंट। ऐसा कोई एक्ट नहीं किया गया जिसके वजह से वो सोचे कि नहीं अब हमें मृत्यु को गले लगाना है, या ऐसा कुछ उनके मन में ये विचार आए। ऐसा कोई एक्ट अपीलेंट की तरफ से नहीं हुआ, और नो एक्शंस वेयर एट्रीब्यूटेड to them the left deceased with no alternative but the taken of his own to take his own life। कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं हुआ जिधर वो एक्यूज ये सोचे कि मैं अपनी जीवन को समाप्त कर दूं। तो जो गीता बहन की तरफ से, गीता बहन के परिवार की तरफ से कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था। उनके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद थे। चलो हमने मान लिया सुसाइड नोट जेन्युइन है, चलो हमने मान लिया जहर भी उन्होंने पिया, सुसाइड भी की, सब किया, लेकिन फिर भी दशरथ भाई के पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि वो बच सकते थे, वो और चीज़ों को अपना सकते थे। सुसाइड ही एकमात्र उपाय उनके पास नहीं बचा था। देयरफॉर इसलिए द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट द अपीलिएंट। कोर्ट ये नहीं मानती है कि गीता बहन और उनके परिवार की तरफ से उनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था, इसलिए अपील अलाउड हो गई। एंड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट 17/12 जो 17 दिसंबर 2013 को था, और द ट्रायल कोर्ट 12/5/12 जो ट्रायल सेशन कोर्ट का था जजमेंट 2011 वाला, 12 मई 2011 वाला जो जजमेंट था, उसे सेट असाइड, उसे खारिज कर दिया जाता है। एंड जो अपीलेंट है ऑलरेडी बेल पर हैं और बेल बॉन्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो अपील गुरु अलाउड हो गई। तो दोस्तों जजमेंट, ये जो ऑर्डर आया है अपील के अगेंस्ट, स्पेशल लीव पिटीशन को ग्रांट किया गया है, ये 5 मार्च 2025 को किया गया है। इसमें हमने सीखा कि आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। इसमें हमने ये भी सीखा कि आत्महत्या करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इसमें हमने ये भी सीखा सुसाइड नोट जो होता है वो लिखकर चले जाने भर से काम नहीं होता है। इसमें हमने ये भी सीखा प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या गलती की, 20 दिन का डिले करवाया, फिर वो सुसाइड नोट 20 दिन के बाद दिया गया। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन सबसे बड़ी गलती की, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थे उनको विटनेस बना के क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया। तो बहुत सारी चीज़ हमने अबेटमेंट को अच्छे से समझा कि अबेटमेंट उकसाना किसे कहते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। क्या पता कल कोई एक व्यक्ति जो सोच रहा है या अभी किसके दिमाग में चल रहा है कि आत्महत्या कर लूँ, वो उस व्यक्ति का जीवन आप बचा सकते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप समाज के हित में, लोगों के हित में शेयर कीजिए। और प्लीज़ इस चैनल को, अगर आपको लग रहा है कि हम एक नॉलेजेबल कंटेंट बना रहे हैं जिसके माध्यम से सोसाइटी में लॉ का अवेयरनेस फैला के थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।